बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। 30 दिन हिरासत में रहे पीएम सीएम मंत्री तो अपने आप छिन जाएगी कुर्सी, मोदी सरकार ला रही बेहद खास। स्थिर और विश्वसनीय रिश्ते शांति के लिए जरूरी, वांग यी के हाथों पीएम मोदी पर जिनपिंग को भिजवाया संदेश। 10,000 का नोट, विंटेज घड़ी, 2.5 मूर्ति, राष्ट्रपति भवन नीलाम कर रहा 250 से ज्यादा वस्तु, लगा सकते हैं बोली। वोटों में गड़बड़ी के आंकड़े देने वाली संस्था के प्रमुख ने गलती मानी, बीजेपी नेता बोले अब राहुल भी मांगे माफी। नेहरू ने देश को 2 बार बांटा, एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। भारतीय वायुसेना और होगी मजबूत, मिलेंगे 97 तेजस मार्क, एक एयर लड़ाकू विमान, 62,000 करोड़ के सौदे की केंद्र को मंजूरी। एनडीए तैयार, पीएम ने राधाकृष्णन को सांसदों से मिलवाया, खड़गे के घर विपक्ष बनाएगा प्लान। अचानक बाजार में तूफानी तेज, बड़े शेयरों ने संभाला मोर्चा, सेंसेक्स 746 अंक उछला। वाद का समर्थन, क्राइम और ओवरस्टे, डोनाल्ड ट्रंप ने 6,000 से अधिक स्टूडेंट वीजा क्यों रद्द कर दी। गाजा में आएगी शांति, सीजफायर प्रस्ताव पर हमास राजी, अब नेतन्याहू के पाले में गेंद, ट्रंप लेंगे क्रेडिट। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ट्रंप के साथ रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा के बीच महफिल लूट ले गए ज़ेलेंस्की का सूट। जर्मनी जा रहे बोइंग 757 में हवा में लगी आग, इटली में आपात लैंडिंग, जानिए। अमिताभ बच्चन ने बताया 82 की उम्र में बुढ़ापे की तकलीफों से जूझ रहे, पैंट पहनने के लिए भी पहले। वह एक 30,000 करोड़ के संपत्ति विवाद के बीच संजय कपूर की बहन ने करिश्मा कपूर के लिए कही ये बात। चलिए विस्तार से जानते हैं। राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार बुधवार को लोकसभा में 3 बिल पेश करेगी, जिसमें 130वां संशोधन बिल भी शामिल होगा। इस बिल में प्रावधान होगा कि अगर 5 साल या उससे अधिक सजा वाले संगीन अपराध में कोई मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो तुरंत उसका मंत्री पद छिन जाएगा। खास बात है कि ये नियम प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भी लागू होगा। बिल में है क्या प्रावधान? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार शाम लोकसभा के सचिव को ये बिल पेश किए जाने की जानकारी दी। इस विधेयक के मुताबिक यदि किसी मंत्री या माननीय को ऐसे गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जिसकी सजा 5 साल या उससे अधिक है और वह लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो 30 दिन पूरे होने के बाद उसे हटाया जा सकेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री उन्हें हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकेंगे। अगर ऐसी सिफारिश नहीं मिलती है तो वह अपने मंत्री अपने आप ही पद से हट जाएगा। पीएम सीएम पर भी होगा लागू। सबसे बड़ी बात यही है कि ये नियम प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होगा। अगर वो गिरफ्तारी के 31वें दिन तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो खुद ब खुद प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। हालांकि बाद में किसी समय राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पीएम या मंत्री नियुक्त करने पर रोक नहीं होगी। ऐसे ही नियम राज्य के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के लिए भी लागू होगा। क्यों लाया जा रहा है ये बिल? इस बिल को लाने के पीछे के कारण बताते हुए बताया गया है कि भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में उनसे उम्मीद की जाती है कि वे राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर केवल जनहित और लोक कल्याण के लिए काम करेंगे। अपेक्षा की जाती है कि पद पर आसीन मंत्रियों का चरित्र और आचरण हर तरह के संदेह से परे हो। गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार या हिरासत में रखा गया मंत्री संवैधानिक नैतिकता के नियमों और सुशासन के सिद्धांतों को बाधित कर सकता है। ऐसे में लोगों का उनमें विश्वास कम हो सकता है। संविधान के संशोधन का प्रस्ताव। संविधान में हालांकि ऐसे किसी मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया हो या हिरासत में रखा गया हो। इसी को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन के लिए ये बिल लाया गया है। 3 बिल पेश करेगी सरकार। ये बिल बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार 3 बिल पेश करने जा रही है, जिसमें एक बिल 130वां संशोधन संविधान विधेयक का होगा।
इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। इस बिल को विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा ताकि सभी दलों की राय इस पर ली जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। साथ ही उन्होंने सीमा विवाद के निष्पक्ष, तर्कसंगत और दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के बाद से ही भारत और चीन के रिश्ते ने नई राह पकड़ी है। जिनपिंग से मुलाकात का इंतजार। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। उन्होंने लिखा, विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर खुशी हुई। पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी मुलाकात के बाद से भारत चीन संबंधों में एक दूसरे के हितों और संवेदनाओं का सम्मान करते हुए लगातार प्रगति हुई है। मैं एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर तियानजित में हमारी अगली मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। भारत और चीन के बीच स्थिर, विश्वसनीय और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति व समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अक्टूबर में मिले थे दोनों नेता। प्रधानमंत्री ने पिछले साल अक्टूबर में कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई अपनी मुलाकात के बाद से भारत चीन संबंधों में स्थिर और सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने कहा, आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ है, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बहाली भी शामिल है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए तियानजित में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने की सहमति जताई है। उन्होंने चीन की एससीओ अध्यक्षता का समर्थन किया और कहा कि वो तियानजित में राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, विश्वसनीय और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति व समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये बोले, पीएम की यात्रा का इंतजार। वांग यी ने मंगलवार को कहा कि चीन एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित यात्रा को बहुत महत्व देता है और इसकी सफलता में भारत के सक्रिय योगदान की आशा करता है। वांग ने दिल्ली में एनएसए डोभाल के साथ सीमा वार्ता के 24वें दौर में अपने उद्घाटन वक्तव्य में ये बात कही। डोभाल और वांग दोनों ही भारत सीमा विवाद के लिए विशेष प्रतिनिधि हैं। सरकारी समाचार एजेंसी मिलेनियम की रिपोर्ट के अनुसार वांग ने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास और वास्तविक ने बार बार साबित किया है कि चीन भारत संबंधों का स्वस्थ और स्थिर विकास दोनों देशों के मौलिक हितों को पूरा करता है और ये विकासशील देशों की आम अपेक्षा भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके पूर्ववर्तियों को मिले 250 से अधिक उपहारों में शामिल 10,000 रुपए का बैंक नोट का नमूना और 2 तरफा एक विंटेज घड़ी की नीलामी राष्ट्रपति भवन द्वारा की जा रही है। नीलामी में जिन वस्तुओं की बोली लगाई जाएगी उनमें एक अनोखी ढाई मूर्ति, पारंपरिक मीजो टूल बॉक्स, राष्ट्रीय प्रतीक स्मृति चिन्ह और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मॉडल शामिल है। राष्ट्रपति का कार्यकाल इन वस्तुओं की नीलामी एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से कर रहा है। राष्ट्रपति की उप प्रेस सचिव नविका गुप्ता ने कहा कि बिक्री से होने वाली आय महिलाओं, बच्चों और सशक्तिकरण के अन्य उद्देश्यों से जुड़े कार्यक्रमों में दी जाएगी। इससे सम्मान के प्रतीक को आशा और समाज में प्रभाव डालने वाले साधनों के रूप में बदला जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति उपहार संग्रह की ई नीलामी का दूसरा संस्करण वर्तमान में चल रहा है, जो 31 अगस्त को समाप्त होगा। गुप्ता ने कहा कि 2024 में आयोजित पहले संस्करण की सफलता पर आगे बढ़ते हुए ई उपहार 2025 में 250 से अधिक उपहार पेश किए गए हैं। ये उपहार भारत के राष्ट्रपति को गणमान्य व्यक्तियों, छात्रों, उद्यमियों और नागरिकों से मिले हैं। पहले संस्करण की नीलामी में देश के हर कोने की भागीदारी देखी गई थी। उन्होंने कहा कि ये वस्तुएं चाहे सांस्कृतिक धरोहर हो या कूटनीतिक समृद्धि चिन्ह, केवल सद्भावना के प्रतीक नहीं है, बल्कि भारत की विविधता में एकता, सेवा और वैश्विक प्रतिष्ठा के प्रतीक भी हैं। डिजिटल नीलामी 25 जुलाई 2025 को शुरू हुई थी, जिस दिन राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे किए और बोली 1 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक खुली है। वस्तुओं की सूची के अनुसार 10,000 रुपए के नोट का नमूना 2015 के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेंट किया गया था। ये दुर्लभ 10,000 रुपए के भारतीय नोट की प्रतिकृति, जिस पर किंग जॉर्ज छठम की तस्वीर है, इसमें कहा गया कि ये 1935 में जारी किया गया था और 1950 में स्वतंत्रता के बाद अशोक स्तंभ के साथ फिर से जारी किया गया। मुखर्जी को 2015 में मिले विंटेज शैली को रेलवे की घड़ी भी नीलामी में शामिल है।
वस्तु सूची में दिए गए इसके विवरण के अनुसार ये दो तरफा घड़ी है जो विक्टोरिया स्टेशन 1747 की घड़ी पर आधारित है। रेलवे स्टेशनों पर पाई जाने वाली घड़ियों जैसे डिजाइन की गई, इसमें कई कोणों से दृष्टता के दो डिस्प्ले हैं। इनमें रोमन अंकों वाला गोल्ड डायल, धातु का आवरण और दीवार पर लगाने के लिए ब्रैकेट है। इसमें कहा गया है कि आमतौर पर पीतल या लोहे से बनी और कांच के कवर से सुरक्षित ये घड़ी रेलवे यात्रा के स्वर्ण युग को याद दिलाती है। नीलामी में लोग कांसे की एक प्रतिमा ढाई मूर्ति पर भी बोली लगा सकते हैं। साथ ही चादरें, कई अंग वस्त्र और अन्य स्मृति चिन्ह भी पोर्टल पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इसके विवरण में कहा गया है, यह असम राइफल्स की मानवीय विरासत का सम्मान करती है, जिसमें एक गोरखा सैनिक राइफल के साथ पारंपरिक परिधान में एक महिला और उसकी पीठ पर बच्चा दर्शाया गया है। यह करुणा और वीरता का प्रतीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शरणार्थियों की मदद करने में असम राइफल्स की भूमिका को दर्शाता है। 1835 में स्थापित असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जो पूर्वोत्तर भारत में अपनी सेवा के लिए जाना जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग पर तीखे हमले कर रहे हैं। बिहार से तो उन्होंने 3 चुनाव आयुक्तों को सीधे धमकी तक दे डाली है, लेकिन महाराष्ट्र में वोटों में कथित हेराफेरी के जिन आंकड़ों को लेकर वो आयोग और बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे, उन पर खुद ही सवाल उठ गए हैं। जिस चुनाव विश्लेषण करने वाली संस्था CDDS के प्रमुख संजय कुमार ने ये आंकड़े जारी किए थे, उन्होंने माफी मांगते हुए बताया कि डेटा ऑपरेटर की गलती की वजह से आंकड़ों में गड़बड़ हुई थी। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि संजय कुमार ने तो माफी मांग ली है, अब राहुल गांधी भी माफी मांगते नजर आएंगे। बीजेपी सांसद बोले, राहुल भी माफी मांगेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद संजय जायसवाल ने मिलेनियम से कहा कि संजय कुमार ने जो आंकड़े सार्वजनिक किए थे, उसको आधार बनाकर राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने महाराष्ट्र में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब जब संजय कुमार ने अपनी गलती मान ली है, देश से माफी मांग ली है, तो जल्दी ही राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर माफी मांगते नजर आएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि एक अफवाह ब्रिगेड देश में चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये लोग पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं और उसे कम करने के लिए हर संभव जोर लगा रहे हैं। लेकिन अब इनकी साजिश एक्सपोज हो गई है। डेटा देने वाले की ही जवाबदेही कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मिलेनियम से जब इस बारे में सवाल किया, तो वो बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि संजय कुमार एक विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी गलती मान ली है। जब उन्होंने गलती मान ली है, तो इस पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई संस्था इस तरह का डेटा देती है, तो उसे वेरीफाई करना भी उसी का काम होता है। टैगोर ने कहा कि हमारी लड़ाई बड़ी लड़ाई है, हमें कई राज्यों से जानकारियां मिल रही हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, आंध्र जैसे राज्यों में अलग अलग मॉडल हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक का मॉडल पकड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले हम सोचते थे कि मोदी लहर की वजह से हम हार रहे हैं, लेकिन अब साफ हो चुका है कि ये जीत हेराफेरी करके हासिल की जा रही है। ऐसी ही हेराफेरी हमने कर्नाटक में पकड़ी है, बाकी राज्यों में भी इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मनगढ़ंत बातों को मुद्दा बना रहे सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने मिलेनियम से कहा कि विपक्ष जिन मुद्दे बनाने का प्रयास कर रहा है, वह असल में कोई मुद्दा है ही नहीं। मनगढ़ंत बातें करके, बनावटी बातें बनाकर इसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। संजय कुमार ने माफी मांगते हुए क्या कहा? चुनाव विश्लेषण करने वाली संस्था CSDS के प्रमुख संजय कुमार ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा, मैं महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा के आंकड़ों की तुलना करते समय गलती हुई। हमारी डेटा टीम की तरफ से गलत पढ़ा गया था। ट्वीट को बाद में हटा दिया गया। मेरा किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था। दरअसल संजय कुमार ने जिस पोस्ट को लेकर माफी मांगी है, वो 17 अगस्त को शेयर की गई थी। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वो स्क्रीनशॉट के मुताबिक इस पोस्ट में दावा किया गया था कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर मतदाताओं की संख्या में अंतर देखा गया था। कथित तौर पर इसी के आधार पर राहुल गांधी ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में जुलाई और नवंबर 2020 के बीच विपक्षी के बीजेपी के नेता ने 47 लाख वोटरों में हेरफेर किया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन को मंगलवार को सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों की एक बैठक में सम्मानित किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री समेत शीर्ष नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने CP राधाकृष्णन को सभी सांसदों से रूबरू कराया। इस दौरान पीएम मोदी ने CP राधाकृष्णन की जमकर तारीफ की और उन्हें एक जमीनी नेता बताया।
इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को 2 बार बांटा। नेहरू ने देश को 2 बार बांटा। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश का बंटवारा किया और दोबारा भी बंटवारा किया। दूसरे बंटवारे में उन्होंने सिंधु जल समझौते के तहत 80% जल पाकिस्तान को दे दिया। नेहरू ने अपने सचिव के माध्यम से अपनी इस गलती को स्वीकार करते हुए कहा था कि कोई फायदा नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कहा यह समझौता किसान विरोधी था। राधाकृष्णन राजनीति खेल नहीं करते। पीएम मोदी ने राधाकृष्णन का परिचय सांसदों से कराते हुए कहा कि ये ओबीसी समाज से जमीनी नेता हैं और काफी सहज हैं। ये राजनीति में खेल नहीं करते हैं। पीएम मोदी की टिप्पणी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जोड़कर देखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर भी कांग्रेस का साधा निशाना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु जल संधि को लेकर नेहरू पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेतों को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसान का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप के दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। राधाकृष्णन बुधवार को दाखिल कर सकते हैं नामांकन। राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन बुधवार को दाखिल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीत राजग को लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल में पूर्ण बहुमत प्राप्त है। ऐसे में राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस से संकेत मिल रहे हैं कि वो अपना उम्मीदवार उतारेगा और चुनाव लड़ेगा। भाजपा के अनुभवी नेता राधाकृष्णन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को बड़ा बढ़ावा देते हुए मंगलवार को भारतीय वायुसेना के लिए 97 LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा सूत्रों ने NNI को बताया कि उच्च स्तरीय बैठक में 62,000 करोड़ रुपए में 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद के समझौते को अंतिम मंजूरी दी गई है। इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए इन विमानों के उत्पादन का रास्ता साफ हो जाएगा। ये LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों के लिए दूसरा ऑर्डर होगा। सरकार कुछ साल पहले ही करीब 48,000 करोड़ रुपए में 83 विमानों के ऑर्डर दे चुकी है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम से भारतीय वायुसेना को अपने MiG-21 विमानों के बेड़े को बदलने में मदद मिलेगी, जिन्हें सरकार अगले कुछ हफ्तों में चरणबद्ध तरीके से हटा रही है। स्वदेशी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय और वायुसेना मुख्यालय द्वारा समर्थित विदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही देश में रक्षा व्यवसाय में लगे छोटे और मध्यम उद्यमों को बड़ा व्यवसाय प्रदान करने में काफी योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी HAL के पुनरुद्धार पर जोर दे रहे हैं। यही कारण है कि उनकी सरकार के दौरान HAL को सभी प्रकार के स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और उनके इंजनों के निर्माण के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। पीएम मोदी ने साल 2022 में तेजस में उड़ान भरी थी। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की किसी फाइटर विमान में पहली उड़ान थी। 65% से अधिक होगी स्वदेशी सामग्री। 97 और LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद की योजना की घोषणा सबसे पहले तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने स्पेन की विदेशी धरती पर की थी, जब उन्होंने NNI को स्वदेशी लड़ाकू विमानों के ऑर्डर बढ़ाने की योजनाओं के बारे में बताया था। LCA मार्क 1A विमानों में वायुसेना को आपूर्ति किए जा रहे शुरुआती 40 LCA विमानों की तुलना में अधिक उन्नत एरोनॉटिक्स के और रडार हैं। साथ ही LCA मार्क 1A में 65% से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी। ये कार्यक्रम देश के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का पहला अग्रदूत रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एरोस्पेस क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। मंगलवार को NDA संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने CP राधाकृष्णन का परिचय NDA सांसदों से करवाया। राधाकृष्णन का परिचय कराते हुए पीएम ने कहा कि ये ओबीसी समाज से जमीनी नेता हैं, सहज हैं। गौरतलब है कि CP राधाकृष्णन 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगे।
इधर विपक्षी दलों की भी मंगलवार को एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो सकती है। जानकारी के अनुसार विपक्ष की तरफ से 3 नामों पर चर्चा चल रही है। डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा, सीएन अन्नुदुरई और तुषार गांधी के नाम सामने आए हैं। हालांकि नाम की घोषणा अभी नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार एनडीए की तरफ से ये भी कोशिश है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन निर्विरोध जीतने में सफल रहे। बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह को अन्य दलों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने नए उपराष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुनाव के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से भी संपर्क किया है। सीपी राधाकृष्णन लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और पार्टी संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वे मूलतः तमिलनाडु से आते हैं और दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे साफ छवि के नेता हैं और जमीनी स्तर पर संगठन से जुड़े रहने के कारण कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच लोकप्रिय हैं। सीपी राधाकृष्णन को मिल रहा है एनडीए दलों का पूरा साथ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोमवार को एक अहम बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेताओं ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का स्वागत किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मेरे पिता मेरे नेता रामविलास पासवान ने सदैव उन वर्गों की आवाज बुलंद की जिन्हें लंबे समय तक हाशिए पर रखा गया। एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन का चयन उसी संघर्ष और सोच का प्रमाण है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, हम से एनडीए के निर्णय के साथ हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का आज नई दिल्ली में अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ स्वागत करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के सशक्त चेहरे के रूप में उनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सामाजिक न्याय का एक सुंदर उदाहरण है। डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज दिल्ली में उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात हुई। शिवसेना के प्रमुख नेता एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में एनडीए के घटक दल के रूप में शिवसेना का भी समर्थन है। टाटा कैपिटल को भारतीय बाजार रेगुलेटर यानी सेबी से शेयर बाजार में उतरने की मंजूरी मिलने के 1 महीने से कुछ ज्यादा समय में इस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने सोमवार को अनिवार्य लिस्टिंग के लिए अपने अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल कर दिए हैं। इस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के आईपीओ में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 23 करोड़ शेयर बेचेगी, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 3.58 करोड़ शेयर और बेचेगा। कंपनी नई पूंजी जुटाने के जरिए 21 करोड़ शेयर भी जारी करेगी। एनडीटीवी प्रॉफिट ने पहले ही इस ऑफर के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी थी। वर्तमान में टाटा सन्स के पास इन एनएफबीएफसी की तरह से डाइल्यूटेड आधार पर 88.6% हिस्सेदारी है, जबकि टाटा समूह की अन्य कंपनियों के पास 7% हिस्सेदारी है। आईएफसी के पास वर्तमान में कंपनी में 1.8% हिस्सेदारी के बराबर 7.16 करोड़ शेयर हैं। आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल। टाटा कैपिटल का प्रस्ताव है कि नए पब्लिक इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग अपने टियर 1 पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए किया जाए, ताकि व्यवसाय के विकास से उत्पन्न होने वाली भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं, जिसमें आगे उधार देना भी शामिल है, को पूरा किया जा सके। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बीएनपी पारिबा, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इस निर्गम के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। टाटा कैपिटल ने बाजार में अपने शुरुआत से पहले कोई प्री आईपीओ प्लेसमेंट की योजना नहीं बनाई है। आईपीओ की राह। पिछले महीने टाटा कैपिटल के बोर्ड्स ने राइट्स इशू के जरिए 1752 करोड़ रुपए और बॉन्ड के जरिए 30,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी थी। इससे पहले कंपनी ने फरवरी के अंत में राइट्स इशू के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाए थे। टाटा सन्स ने अपनी पूरी हिस्सेदारी खरीद ली, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन सहित अन्य छोटे शेयरधारकों ने भी इसमें भाग लिया। कंपनी ने कहा कि वो इस राशि का इस्तेमाल आगे और उधार देने और अपने लेवरेज रेशियो में सुधार के लिए करेगी।
मिलेनियम प्रॉफिट ने पिछले महीने बताया था कि टाटा कैपिटल ने गोपनीय रूप से दायर किए गए ड्राफ्ट पेपर्स को देश के मार्केट रेगुलेटर ने मंजूरी दे दी है। टाटा समूह की वित्तीय सेवा शाखा लंबे समय से पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी कर रही थी और टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ विलय के लिए एनसीएलटी की मंजूरी मिलने के बाद बाजार नियामक के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल करने की योजना बना रही थी। लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली टाटा समूह की 17वीं कंपनी होगी। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए टाटा की वित्तीय सेवा शाखा ने 3655 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 3327 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि इसकी आय 18,175 करोड़ रुपए से बढ़कर 28,313 करोड़ रुपए हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में कुर्सी संभालने के बाद से एक बात साफ साफ कहा है और उसे लागू किया है। वो अवैध प्रवासियों को अमेरिका में नहीं रहने देंगे। ट्रंप के निशाने पर विदेशी मूल के वो लोग भी रहते हैं जिन्हें वो अपना विरोधी मानते हैं। अब अमेरिका के विदेश विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि ट्रंप प्रशासन सरकार ने मंजूरी से अधिक समय तक रुकने और कानून तोड़ने के लिए 6000 से अधिक छात्रों के वीजा रद्द कर दिए हैं। इनमें वो छात्र भी शामिल हैं जो कथित तौर पर आतंकवाद का समर्थन करते हैं। ये कदम उस समय आया है जब ट्रंप सरकार ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत स्टूडेंट वीजा के प्रति खास तौर से कठोर दृष्टिकोण अपनाया है। अमेरिका आ रहे छात्रों के सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और उनकी व्यापक स्क्रीनिंग की जा रही है। इन 6000 स्टूडेंट का वीजा क्यों रद्द किया गया? अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि लगभग 4000 वीजा रद्द कर दिए गए क्योंकि उन्होंने कानून तोड़े हैं, जिनमें से अधिकांश मारपीट से जुड़े हैं। अधिकारी ने बताया कि शराब और ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना और चोरी करना अन्य अपराध हैं। विदेश विभाग के मैनुअल के तहत वीजा अयोग्यता के बारे में एक नियम का हवाला देते हुए आतंकवाद के लिए लगभग 200 से 300 वीजा रद्द कर दिए गए। अमेरिका में नियम कहता है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना और आतंकवादी संगठनों के साथ कुछ संबंध रखना वीजा कैंसिल करने का आधार है। अधिकारी ने यह नहीं बताया कि जिन छात्रों का वीजा रद्द किया गया है वे किस समूह का समर्थन करते हैं। गाजा युद्ध के बीच फिलिस्तीनियों के अधिकारों की वकालत करने वाले बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई शीर्ष स्तर के अमेरिकी यूनिवर्सिटी को निशाने पर लिया है। ट्रंप ने उन यहूदी विरोधी भावना का गढ़ बनाने वाले आरोपियों को लगाया है। हैच हार्वर्ड के साथ अपने टकराव में ट्रंप ने फंडिंग रोक दी है और यूनिवर्सिटीज के टैक्स फ्री स्टूडेंट्स को धमकाने की धमकी दी है। वीजा रद्द होने वाले स्टूडेंट्स किस देश के? विदेश विभाग ने यह नहीं बताया कि जिन स्टूडेंट के वीजा को रद्द किया गया है वो किस देश के हैं। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने चीन के छात्रों को निशाना बनाने में आक्रामक होने की कसम खाई थी। मार्च में अमेरिका के स्टॉप डेवलपमेंट में मीडिया ने कहा था कि वो रोजाना वीजा रद्द कर रहे हैं। उन्होंने एक्टिविस्ट छात्रों के बारे में कहा, जब हम इनमें से कोई पागल मिलता है तो मैं उसका वीजा छीन लेता हूं। ट्रंप को लग चुका है झटका। इससे जुड़े दो सबसे चर्चित मामले में ट्रंप प्रशासन को झटका लग चुका है। अमेरिका में कानूनी रूप से स्थायी निवासी बन चुके महमूद खलील को ट्रंप सरकार ने गिरफ्तार किया था। खलील ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। ट्रंप प्रशासन को झटका लगा जब जून में एक जज ने खलील को आजाद कर दिया। खलील जब जेल में थे तब उनके बेटे का जन्म हुआ था। जेल से बाहर आने के बाद खलील ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया है और कहा है कि यह उन्हें आतंकित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं टफ्ट्स यूनिवर्सिटीज के एक तुर्की ग्रेजुएट रुमेसा ओजटर्क ने भी मई में जज से सुनवाई लंबित रहने तक मुक्त कर दिया था। रुमेसा ओजटर्क ने कैंपस न्यूज़पेपर में इजराइल की आलोचना करते हुए एक लेख लिखा था। उसे सादे कपड़े पहने नकाबपोश एजेंट मैसाचुसेट्स की एक सड़क से उठा ले गए थे। रूबियो ने तर्क दिया कि ट्रंप प्रशासन को न्यायिक समीक्षा के बिना वीजा जारी करने और रद्द करने का अधिकार है और गैर अमेरिकी नागरिकों को स्वतंत्र भाषण के अमेरिकी संवैधानिक अधिकार का आनंद नहीं मिलता है। दुनिया में इस समय दो मोर्चों पर बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है तो दूसरी तरफ इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, जिसका खामियाजा गाजा की आम जनता भुगत रही है। दोनों ही जंग को रोकने की पुरजोर कोशिश चल रही है। इस बीच इजराइल गाजा मोर्चे से एक बड़ी खबर सामने आई है। 22 महीने से अधिक समय से चले आ रहे इस युद्ध को समाप्त करने के लिए ताजा राजनयिक प्रयास के बाद हमास ने गाजा के लिए एक नए युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। न्यूज एजेंसी मिलेनियम की रिपोर्ट के अनुसार हमास के एक सीनियर मेंबर ने सोमवार 18 अगस्त को इसकी जानकारी दी।
अमेरिका के समर्थन में मिस्र और कतर बिचौलिए बने हुए हैं ताकि इजराइल और गाजा के संघर्ष में स्थायी संघर्ष विराम सीज़फायर सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि अभी तक उनकी कोई सफलता नहीं मिली है, जिससे गाजा पट्टी में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। लेकिन अब स्थिति शायद बदल सकती है। मध्यस्थों से सीज़फायर का नया प्रस्ताव मिलने के बाद हमास ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी बासेम नईम ने फेसबुक पर कहा, आंदोलन ने मध्यस्थों के नए प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम अल्लाह से हमारे लोगों पर इस युद्ध की आग को बुझाने की प्रार्थना करते हैं। इससे पहले हमास के एक सूत्र ने मिलेनियम को बताया कि समूह ने बिना किसी संशोधन के अनुरोध के प्रस्ताव स्वीकार किया है। मिस्र ने कहा कि उसने और कतर ने इजराइल को नया प्रस्ताव भेजा है। गेंद अब उनके पाले में है, लेकिन इजराइल इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमास ने क्या प्रस्ताव स्वीकार किया? मिस्र की सरकार से जुड़े मीडिया आउटलेट अल काहिरा की रिपोर्ट के अनुसार समझौते के तहत 60 दिन का सीज फायर लागू किया जाएगा। इस दौरान इजराइल गाजा में कोई हमला नहीं करेगा। गाजा में रखे गए इजरायली बंधकों में कुछ को रिहा किया जाएगा और बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। मिलेनियम की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध की शुरुआत करने वाले हमास ने जब अक्टूबर 2023 में हमला किया था तो उस दौरान कुल 251 लोगों को बंधक बनाया था। इसमें से 49 अभी भी गाजा में बंद हैं, जिनमें से 27 इजरायली सेना के अनुसार मारे गए हैं। क्या नेतन्याहू ये प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? सीज फायर का ये प्रस्ताव उस समय आया है जब इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा शहर और आसपास के शरणार्थी शिविरों पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसने केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश नहीं बढ़ाया है, बल्कि इजराइल के अंदर भी इसका विरोध हो रहा है। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार मध्यस्थ देश द्वारा यह प्रस्ताव सोमवार को इजराइल के सामने पेश किए जाने की उम्मीद थी। हालांकि नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को अब कोई आशंकित डील करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो युद्ध समाप्त करने के लिए तभी सहमत होंगे जब हमास एक बार में ही सारे बंधकों को रिहा कर देगा, हथियार त्याग देगा और गाजा के विसैन्यीकरण की अनुमति देगा। ट्रंप के पास क्रेडिट लेने का मौका। अब सबकी सरकार इस बात पर है कि नेतन्याहू इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि हम शेष बंधकों की वापसी तभी देखेंगे जब हमास का सामना किया जाएगा और उसे नष्ट कर दिया जाएगा। जितनी जल्दी ये होगा, सफलता की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। अभी तो यही दिख रहा है कि नेतन्याहू को गाजा में हमास के खिलाफ जंग में ट्रंप का पूरा साथ मिल रहा है। हालांकि नेतन्याहू ने इजराइल के अंदर ही दबाव बढ़ा रहा है। इजराइल के अंदर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के जवाब में नेतन्याहू ने इसमें भाग लेने वालों पर हमास का साथ देने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक बयान में कहा, जो लोग आज हमास की हार के बिना युद्ध को समाप्त करने का आह्वान कर रहे हैं, वो न केवल हमास के रुख को सख्त कर रहे हैं और हमारे बंधकों की रिहाई को टाल रहे हैं, वो ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर के अत्याचार बार बार दोहराए जाएंगे और हमारे बेटों और बेटियों को एक अंतहीन युद्ध में बार बार लड़ना होगा। सबकी नजर इस पर भी होगी कि अगर नेतन्याहू इस आंशिक सीज फायर डील पर सहमत हो जाते हैं तो क्या ट्रंप एक बार फिर आगे बढ़कर खुद को शांति दूत दिखाने का और समझौते के लिए क्रेडिट लेने का काम करते हैं या नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। जेलेंस्की के साथ यूरोप के कई नेताओं का जत्था भी व्हाइट हाउस में मौजूद था। जेलेंस्की के साथ नाटो महासचिव मार्क रूट, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मार्च, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फिनिश राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भी व्हाइट हाउस में मौजूद रहे। आधा यूरोप व्हाइट हाउस में मौजूद था, लेकिन इस बार सबका ध्यान जेलेंस्की के सूट ने अपनी तरफ खींचा। ब्लेजर में पहुंचे व्हाइट हाउस। जेलेंस्की ने बटनों वाली काली शर्ट और काला ब्लेजर पहना था। युद्ध और शांति पर गंभीर चर्चाओं के बीच ओवल ऑफिस में एक हल्का फुल्का पल आया जब जेलेंस्की के काले सूट पर एक रिपोर्टर और ट्रंप ने गौर किया। रियल अमेरिका कामकाज के वॉइस के रिपोर्टर ब्रायन ग्लेन ने कहा, आप इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ग्लेन ने ही फरवरी में व्हाइट हाउस की अपनी यात्रा के दौरान जेलेंस्की के पहनावे के चुनाव पर सवाल उठाया था। ट्रंप ने कहा, मैंने भी यही कहा था। जेलेंस्की बोले, मैं नहीं बदला हूं।
जेलेंस्की ने ग्लेन से कहा, आप वही सूट पहनते हैं, मैं बदला हूं, आप नहीं बदले हैं। एक यूरोपियन अधिकारी ने बताया कि यूक्रेनी नेता और ट्रंप के बीच सोमवार को होने वाली वार्ता से पहले अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच जेलेंस्की के कपड़ों पर भी चर्चा हुई। इस बात पर सहमति थी कि अब जेलेंस्की अपनी हरी व्हाइट शर्ट पहनकर नहीं आएंगे। पिछली बार जब जेलेंस्की व्हाइट हाउस में थे तो उनके कैजुअल कपड़े ट्रंप की चिढ़ की बड़ी वजह बन गए थे। इससे पहले व्हाइट हाउस ने पूछा कि क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार को ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में होने वाली अपनी मीटिंग में सूट पहनने के बारे में सोच रहे हैं। एक्सियोस की एक रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है। जब कपड़ों पर हुआ था बवाल, इस साल फरवरी में जेलेंस्की व्हाइट हाउस गए थे और उनका आउटफिट विवाद का विषय बन गया था। बाद में इसे अधिकारियों ने एक कूटनीतिक चूक बताया था। रिपोर्टर ने पूछा, आप सूट क्यों नहीं पहनते? आप इस देश के सर्वोच्च पद पर हैं और आप सूट पहनने से इनकार करते हैं। क्या आपके पास सूट है? बहुत से अमेरिकियों को इस बात से परेशानी है कि आप इस पद की गरिमा का सम्मान नहीं करते हैं। बाद में जेलेंस्की ने मजाक उड़ाया था कि युद्ध खत्म होने पर वो सूट पहनेंगे। जेलेंस्की के व्हाइट हाउस में मिलिट्री यूनिफॉर्म की तरह कपड़े पहनकर पहुंचने पर ट्रंप नाराज हो गए थे और उन्होंने मजाक में कहा था कि उन्होंने पूरी तरह से तैयार होकर काम किया है। सोमवार की मीटिंग से पहले जेलेंस्की ने वॉशिंगटन में यूक्रेन और रूस के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधित्व कीथ केलॉग से मुलाकात की। मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस में चल रहे युद्ध को रोकने और क्षेत्र में शांति लाने के लिए मजबूर करने की ताकत है। शनिवार की रात 300 यात्रियों की जान उस वक्त हवा में अटक गई जब ग्रीस के कारफू से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक बोइंग 757 से 300 विमान के इंजन में आग लग गई। ये विमान जर्मनी की विमान कंपनी कंडोर का था और जर्मनी के डसेल्डॉर्फ जा रहा था। विमान में कुल 273 यात्री और 8 क्रू मेंबर शामिल थे। करीब 1 घंटे की जदोजहद के बाद पायलट ने इटली के ब्रिंडिसी कस्बे में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इस दौरान विमान केवल एक इंजन की मदद से उड़ान भर रहा था। हवा में आग का डरावना वीडियो वायरल है। घटना का 18 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें विमान के दाहिने हिस्से से चिंगारियां और लपटें निकलते दिख रही हैं, जैसे कोई लाइटर जलाने की कोशिश कर रहा है। ये सिलसिला करीब 15 सेकंड तक चलता है। एक अन्य वीडियो में विमान पक्षियों के झुंड से गुजरता नजर आ रहा है। मिलेनियम न्यूज प्लेटफॉर्म FL36 एरो ने दावा किया कि विमान में आग लगने के कारण बर्ड स्ट्राइक से इंजन फेल होना था। हालांकि इन वीडियोस की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। मिलेनियम भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार विमान ने शनिवार शाम 8:30 बजे के करीब कारफू एयरपोर्ट से उड़ान भरी। लगभग 43 मिनट बाद ये ब्रिंडसी के कासले एयरपोर्ट पर उतरा। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट ने पहले कारफू लौटने की कोशिश की, लेकिन बाद में एक इंजन बंद करने के बाद दूसरे इंजन के सहारे ब्रिंडसी में सुरक्षित लैंडिंग कराई। यात्रियों को झेलनी पड़ी मुश्किल। आपात लैंडिंग के बाद यात्रियों को रात ब्रिंडसी एयरपोर्ट पर ही बितानी पड़ी क्योंकि शहर में होटलों की कमी थी। कंडोर एयरलाइन ने इस घटना के लिए माफी मांगी और यात्रियों को अगले दिन डसेल्डॉर्फ पहुंचाया गया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, जो 82 की उम्र में भी अपने फैंस के दिलों पर राज करते हैं, ने हाल ही में अपने ब्लॉग में उम्र बढ़ने के असर पर खुलकर बात की। उन्होंने शेयर किया कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम जो पहले आसान थे अब एक्स्ट्रा अटेंशन और मेहनत मांगते हैं। अमिताभ ने बताया कि उनके डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है कि ट्राउजर पहनते समय हमेशा बैठ जाएं ताकि बैलेंस बिगड़ने का खतरा न हो। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अब घर में हैंडल बार्स की जरूरत महसूस होती है क्योंकि कागज का एक टुकड़ा उठाने के लिए भी झुकना अब पहले जैसा सहज नहीं रहा। अपने ब्लॉग में उन्होंने लिखा, अब डेली रूटीन दवाओं और जरूरी कामों के हिसाब से प्लान किया जाता है। प्राणायाम और हल्का योग करना, जिम में एक्टिव रहना, बैलेंस को सही रखना, ये सब अब जरूरी हो गया है। पहले की आदतें जो आसान लगती थी अब दोबारा शुरू करने में मुश्किल होती है। एक दिन का अंतर भी दर्द और स्पीड पर असर डालता है। उन्होंने आगे लिखा, साधारण काम जैसे पैंट पहनना अब सावधानी मांगता है। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर बच्चन, बैठकर ट्राउजर पहने, खड़े होकर नहीं, वरना आप गिर सकते हैं। पहले मैं इस पर हंसता था, लेकिन अब समझ आता है कि वे सही थे। वो काम जो पहले बिना सोचे हो जाता था अब एक खास तरीके से करना पड़ता है। घर में हर जगह हैंडल बार्स की जरूरत पड़ती है ताकि शरीर को सहारा मिले। अमिताभ ने उम्र बढ़ने की प्रोसेस को तस्वीर करते हुए कहा, मन का जोश आपको कहता है चलो कर लो, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि ये इतना आसान नहीं। काम करने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। आप हंस सकते हैं, लेकिन ये सच है, ये सब आपके साथ होगा।
हम जन्म से ही नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। जवानी में चुनौतियां आसानी से पार हो जाती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने पर जीवन की गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ता है ताकि टक्कर से बचा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी श्वेता ने उन्हें इस सच्चाई से रूबरू कराया। हालांकि अमिताभ का ये खुलासा उनके फैंस के लिए इंस्पिरेशनल है, क्योंकि ये दर्शाता है कि उम्र के बावजूद उनका उत्साह और जज्बा कायम है। काम की बात करें तो अमिताभ इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन में बिजी हैं। उनकी हालिया फिल्म कल की 2899 AD में प्रभास और दीपिका पादुकोण के साथ उनकी एक्टिंग को खूब तारीफ मिली। बीते दिनों 53 वर्षीय बिजनेसमैन संजय कपूर की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। अचानक आई इस खबर ने सभी को चौंका दिया। वहीं जब से सोना कॉमस्टार के चेयरमैन का निधन हुआ, तब से 30,000 करोड़ रुपए की मोबिलिटी टेक कंपनी को कौन संभालेगा, इस पर पारिवारिक विवाद चल रहा है। इस कानूनी विवाद के बीच संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर ने उनकी एक्स वाइफ और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बारे में बात की और तारीफ करते हुए कहा वह एक अच्छी मां होने और अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं। मिलेनियम को दिए इंटरव्यू में मंदिरा कपूर ने करिश्मा कपूर के बारे में कहा वो एक अच्छी मां है। इस पर मुझे उन पर तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने परिवार को एक रखने में बहुत अच्छा काम किया और आप जानते ही हैं मैं इसके लिए उनकी सराहना करती हूँ। मुझे लगता है कि बच्चे बहुत करीब रहे हैं और उनके बीच बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। उम्मीद है कि किसी तरह हम इसे आगे बढ़ा पाएंगे और परिवार को फिर से एक बना पाएंगे, क्योंकि वह अपने बच्चों का ख्याल किसी भी माँ की तरह रख रही हैं और वह यही कर रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या संजय की मौत के बाद वह करिश्मा से कनेक्ट में है, तो मंदिरा ने जवाब में कहा हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है वह प्रिया, संजय की वाइफ प्रिया सचदेव कपूर के भी संपर्क में है। सच तो ये है हम सबके बीच अच्छे रिश्ते रहे हैं, बच्चे माँ से मिलने आते रहे हैं, हम सब कनेक्ट रहते हैं। इसका मतलब कोई फिल्मी झगड़ा नहीं है। गौरतलब है कि संजय कपूर से साल 2003 में करिश्मा कपूर की शादी हुई थी। वहीं 2016 में कपल का तलाक हो गया। दोनों के 2 बच्चे समायरा कपूर और कियान कपूर हैं। AI को लेकर फिल्म जगत में लगातार बहस जारी है। वहीं बॉलीवुड में AI की मदद से बनने वाली पहली फुल लेंथ पिक्चर फिल्म की तैयारी शुरू हो चुकी है। कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क और अम्बेंडेशिया एंटरटेनमेंट ने देश की पहली AI आधारित फिल्म पर काम शुरू कर दिया है, जिसका नाम है चिरंजीवी हनुमान। करीब 500 लोगों की एक बड़ी टीम बेंगलुरु में फिल्म के काम में दिन रात जुटी हुई है। ये महत्वाकांक्षी फिल्म 2026 में रिलीज होने की योजना है। एम्बेंडेशिया एंटरटेनमेंट के फाउंडर और CEO विक्रम मल्होत्रा ने कहा AI हमारी मदद करेगा नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने में। जब हम हनुमान की कहानी कहेंगे, ये तकनीक भारतीय सिनेमा को नई दिशा दे सकती है। वहीं कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क के फाउंडर और ग्रुप CEO विजय सुब्रमण्यम ने कहा हॉलीवुड की बहुत सी फिल्में भारतीय पौराणिक कथाओं और प्राचीन कहानियों से प्रेरित रही हैं। हमारे पास अपनी हिस्टोरीज के तहत कहने के लिए अनगिनत कहानियां मौजूद हैं, जिन्हें अब तकनीक की मदद से दुनिया के सामने और बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी जोड़ा अभी फिल्म जगत में AI को लेकर थोड़ी झिझक है, लेकिन जब भी कोई नई तकनीक आती है तो शुरुआत में लोग उसे अपनाने से हिचकते हैं। आने वाले समय में ये झिझक कम होगी और संभावनाएं बढ़ेंगी। दरअसल AI के इस्तेमाल को लेकर काफी समय से फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा हो रही है, लेकिन ये बहस AI के इस्तेमाल से ज्यादा फिल्मकारों की आपसी क्रिएटिव सहमति और उनकी सीमाओं को लेकर है। जैसा कि आनंद L रॉय की फिल्म रांझना के मामले में देखा गया था, उम्मीद की जा रही है कि AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ फिल्मकार आपस में बेहतर सहमति बनाएंगे और क्रिएटिव लिबर्टी को लेकर इसकी एक स्पष्ट समय रेखा तय करेंगे। यही दिशा भविष्य के सिनेमा का स्वरूप गढ़ेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताजा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज 24 भी जरूर देखें। आप हमें एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस एप्पल TV, roku TV, Amazon Fire TV और सभी स्मार्ट TV प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम TV ऐप्स के साथ। एंड्रॉइड के लिए मिलेनियम TV USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।